फ्रेंड्स, आज हम जो है पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि पद्य साहित्य क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई, इसके जो है प्रकार कितने, इसको कितने भागों में बांटा गया है, फिर उनके प्रकारों को कितने भागों में बांटा गया है, उनके कवि सब पढ़ेंगे हम। बात करते हैं कि पद्य साहित्य के इतिहास की शुरुआत कैसे हुई। तो यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी कविता का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। प्राचीन युग से लेकर आधुनिक युग तक हिंदी कविता में अनेक प्रकार की विचारधाराओं और शैलियों का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से हिंदी साहित्य के इतिहास का श्री गणेश माना है। इन्हीं के आधार पर हिंदी कविता के इतिहास को 4 भागों में जो है बांटा गया है। जो मैंने ऊपर लिखा है इसका इतिहास के बारे में, ये बस आपको समझना है, इसको रटना नहीं है कि हिंदी कविता का जो इतिहास है वो कब का है, वो 1000 वर्ष पुराना है। प्राचीन युग से यानी पुराने जमाने से, जो है प्राचीन पहले से लेकर आधुनिक युग तक, आधुनिक मतलब जो अब चल रहा है, आज जो चल रहा है, हिंदी कविता में अनेक प्रकार के विचारधाराओं और शैलियों का प्रयोग हुआ है। ने जो है इसमें अपनी विचारधारा यानी उनके मन में जो था अपनी विचारधारा उन्होंने व्यक्त की। शैलियों का प्रयोग यानी एक तरीके से उनकी जो रचना पद्धति थी, यानी जो लिखने की पद्धति थी, यानी जो लिखने का तरीका था, अंदाज था, उसका इसमें जो है प्रयोग किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से हिंदी साहित्य के इतिहास का श्री गणेश माना। आपको ये याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है पद्य साहित्य के इतिहास का श्री गणेश कब से माना। तो आपको याद रखना है कि संवत 1050 से हिंदी साहित्य के इतिहास का श्री गणेश माना है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। इन्हीं के आधार पर हिंदी कविता के इतिहास को 4 युगों में बांटा गया है। यानी कविता होता ही है, तो वही बोला है कि हिंदी कविता के इतिहास को कितने 4 भागों में बांटा गया है। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि हिंदी कविता के इतिहास को कितने युगों में बांटा गया है, तो 4। पहला होता है आदिकाल या वीरगाथा काल, दोनों नाम से जाना जाता है। स्टार्टिंग हुई थी संवत 1050 से 1375 तक। दूसरा होता है भक्ति काल, इसे बोलते पूर्व मध्यकाल। इसका जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से होता है, संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा था रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल, इसकी स्टार्टिंग हुई थी संवत 1700 से 1900 तक। चौथा है आधुनिक काल, अगंतन काल, अगंतन यानी आज तक, संवत 1900 से अब तक। आपको ये पूरा याद रखना है कि कब से शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ था। तो यहाँ से 1050 से 1375, फिर जहाँ से खत्म हुआ वहीं से शुरू हो गया 1375 से 1700, फिर 1700 पे खत्म हुआ तो 1700 से शुरू हो गया, फिर 1700 से 1900 तक, तो 1900 पे खत्म हुआ तो 1900 से अब तक चल रहा है। इस तरीके से जो है आप इसे याद कर सकते हैं। देखो ये 4 तो युग हो गए। अब इन युगों में जो है ये चौथा वाला जो है आधुनिक काल, यानी जो आज तक चल रहा है ये काल, को जो है 6 प्रकारों में बांटा गया है। 4th वाले को ही जो है 6 भागों में बांटा गया है, बाकी किसी को नहीं बांटा गया। तो इसके युग कितने होते हैं, 4, और जो इसका चौथा है आधुनिक काल, उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसको जो है 6 भागों में बांटा गया है। तो आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है, 1900 से आज तक जो चल रहा था उसी को। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी युग, चौथा है प्रगतिवाद युग, और 5वां जो है प्रयोगवाद युग है, और छठा जो है नई कविता है। आपको इसे याद रखना, हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले जाते हैं हमारे आदिकाल या वीरगाथा काल को सबसे पहले डिटेल में पढ़ लें, जो पहला युग है हमारा, फिर हम आगे इन सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे हिंदी कविता के इतिहास को जो 4 भागों में बांटा गया, वो पहला क्या है, आदिकाल या वीरगाथा काल। सबसे पहले ये देखते हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा गया है। सही बात है, क्योंकि जब आदिकाल लिखा और ब्रैकेट में वीरगाथा काल है, तो इसे कहते क्यों है आपको पता भी होना चाहिए, क्वेश्चन भी आते पेपर में। तो यह काल हिंदी का आरंभिक काल था। सबसे पहला पॉइंट ये, तो ये सबसे पहला है यानी आरंभिक है, स्टार्टिंग का काल था, इसलिए इसे आदिकाल नाम दिया गया। आदिकाल यानी ये होता है बहुत पहले, यानी बहुत पहले से चला आ रहा है, सदियों से पहले से चला आ रहा है वो आदिकाल। कुछ भी ऐसा रटने का नहीं है, बस आपको समझना है। अब आगे देखते हैं कि इस काल में वीरों की जीवन कथा पर आधारित गाथा प्रधान कविताएं रची गईं। इस काल के कवि थे, उन्होंने क्या करा कि इस काल में वीरों की जीवन गाथा पर आधारित, वीर थे हमारे जो युद्ध करते थे, लड़ते थे, इस काल में जितने भी वीर थे, तो उनके जीवन कथा पर आधारित, यानी उनकी जो जीवन कथा है उस पर आधारित गाथा प्रधान कविताएं रची गई। उनके जो जीवन के बारे में, उनके जीवन का जितना भी वो है, तो उनकी जो गाथा थी
उससे जो है प्रधान कविताएं रची गईं। इस काल में जो है वीरों को ज़्यादा महत्व दिया गया था, इसलिए जो है प्रधान कविता रची गईं। इन कविताओं के आधार पर इसे वीर गाथा काल या आदिकाल कहा गया है। में वीरों के ऊपर जो है कविताएं रची गई थी प्रधान, इसलिए इसे वीर गाथा काल कहा जाता है। और आदिकाल इसलिए क्योंकि ये सबसे पहला है। आपको अब समझ आ गया होगा कि आदिकाल को जो है वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है। आपको आदिकाल भी पता चल गया और वीर गाथा काल भी पता चल गया कि दोनों नाम से क्यों बुलाया जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी रटने का नहीं था, बस समझने का था। आपने समझ लिया, दिमाग में बिठा लिया, बस में आ जाए तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आदिकाल या वीरगाथा काल को चारण का क्यों कहते हैं। अब इसे चारण का क्यों कहते हैं, ये भी एक तरीके की उपाधि दी गई है इस काल को। अब बात करते हैं चारण होता क्या है। अगर आपको चारण का मतलब समझ में आ गया तो आप इसका आंसर आसानी से लिख लेंगे। चारण का अर्थ होता है कि वंश की कीर्ति गाने वाला व्यक्ति, यानी जो राज दरबार होते हैं तो उसमें जो है राज दरबारों के गुणगान करने वाला, यानी उनके वीरता का गुणगान करे जो, वो होता है चारण। चारण को जो है भाट भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो राज दरबार होते हैं सिर्फ उनकी बातें करें, उनका ही गुणगान गाए, उनका ही सब करें, तो वो जो है चारण कहलाता है। देखते हैं कि इन कविताओं को रचने वाले चारण और भाट हुआ करते थे। मतलब ये है कि जो आदिकाल और वीरगाथा काल में जो कविताएं रचते थे वो कैसे होते थे, वो चारण और भाट हुआ करते थे। चारण और भाट वही होता है कि जो राज दरबारों के गुणगान गाता है, उनकी वीरता वगैरह के। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है कि ये आश्रय दाताओं की स्तुति और उनके यश का गायन अपनी कविता में करते थे। यह आश्रय दाताओं की स्तुति, इसका मतलब ये है कि जिन्होंने उन्हें, जिन राज दरबारों ने उन्हें जो आश्रय दिया यानी रहने को जगह दी, उनकी जो है स्तुति यानी उनका जो है गायन करते हैं। स्तुति यानी होता है प्रशंसा, यानी उनकी जो प्रशंसा है, उनकी जो तारीफ करते रहते हैं और उनके यश का गायन करते हैं। यानी जो उनकी प्रसिद्धि है, जिनके दरबार में वो रह रहे हैं, तो उनका गायन करते रहते हैं। तो वही लिखा कि अपनी कविता में करते थे, और वो गायन किस में करते थे, वो अपनी कविता में करते थे। इसलिए इस काल को चारण काल भी कहा गया है। इसलिए इस काल को क्या कहा गया है, चारण काल कहा गया है। आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि आदिकाल या वीरगाथा काल को भाट का क्यों कहते हैं, तो भी जो है इसका आंसर यही होगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। बात करते हैं कि आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि आदिकाल को वीरगाथा काल, सामंत युग, चारण युग के नाम से जाना जाता है। से अगर 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो आप ये नाम याद रखिएगा। बात करते हैं आदिकाल या वीरगाथा काल की विशेषताएं या उनकी प्रवृत्तियां। दोनों एक ही विशेषताएं और प्रवृत्तियां। तो इसका पहला है संदिग्ध रचनाएं। तो जो है हर पॉइंट की जो है आप थोड़ी थोड़ी सी डिटेल लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए जो ये 4 पॉइंट आप ये याद रख लीजिएगा, और ये जो मैं आपको समझा रही हूँ ये आप मन में रख लीजिएगा। आपको जो है इसके जो डिटेल है उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही पढ़ोगे, आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ संदिग्ध रचना। इसका मतलब ये होता है जो इनकी जो रचना थी संदिग्ध, यानी इनकी रचनाओं में जो थोड़ा डाउट था, यानी थोड़ा जो संदेह टाइप में था। इनकी रचनाओं को देखकर आप ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम देख के बोल दो कि ये रचनाएं सही हैं, मतलब थोड़ा बहुत डाउट इनकी रचना में था। आपको संदिग्ध से याद रखना है कि इनकी रचना में डाउट था और वही उसका डिटेल लिखना है। तब इसकी डिटेल बताती हूँ मैं कि इस काल में उपलब्ध होने वाली प्रायः सभी वीर गाथाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है। इस काल में जितनी भी उपलब्ध हुई हैं, यानी जितनी भी रचनाएं जो उपलब्ध हुई हैं, वो क्या है, सभी वीर गाथाओं की प्रामाणिकता है। क्योंकि ये वीर गाथा काल है तो ये इसमें जो वीर गाथा काल की जो रचनाएं थी तो क्या है, उसकी जो प्रामाणिकता है यानी उसका जो प्रमाण है वो क्या है, थोड़ा संदिग्ध है, यानी डाउट वाला है। अब कह नहीं सकते देखते कि इन्होंने जो लिखा है ये प्रमाण दिया वो सही है। चाहे तो बस इतना ही लिख सकते हैं इसकी डिटेल में कि इस काल में उपलब्ध होने वाली प्रायः सभी वीरगाथाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है। अगर आपको इसका थोड़ा याद हो आगे का तो लिख देंगे तो अच्छा होगा, नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। आपको पॉइंट याद रहता है तो डिटेल आपको इतनी सारी नहीं लिखनी पड़ती। आगे क्या लिखा है कि खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो तथा परमाल रासो, इन सभी रासों में जो है काव्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। जो नाम लिखे हैं बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ये जो इनकी रचनाएं हैं यानी ये काव्यों की प्रामाणिकता, ये जो काव्य इनकी जो प्रामाणिकता है वो संदिग्ध है। यानी इन तीनों के नाम दे दिए और ये किस में, डाउट की स्थिति में है। यानी जो ये रचना है ये थोड़ी डाउट की स्थिति में है। आपको अब समझ में आ गया होगा संदिग्ध रचनाओं में क्या था। अब दूसरा बात करते हैं युद्धों का सजीव वर्णन। इस काल में जो युद्धों का सजीव वर्णन किया गया था तो आपको याद होना चाहिए इसका सेकंड पॉइंट,
आगे लिखा है कि वीर गाथा काल के कवियों ने युद्धों का आंखों देखा हाल लिखा, इतना सजीव वर्णन कदाचित संस्कृत साहित्य में भी नहीं मिलता है। काल के जो कवि थे उन्होंने जो है युद्ध जो देखा था सामने, उसका ही जो है वर्णन जो है अपने काव्य में कर दिया था। इतना सजीव वर्णन कदाचित संस्कृत साहित्य में भी नहीं मिलता है। जो हमारा संस्कृत साहित्य उसमें इतना सजीव यानी इतना जो सामने देखा, इतना जो लिखा गया, इतना वर्णन तो हमारे संस्कृत साहित्य में भी नहीं है जितना इन्होंने किया था। इन कवियों ने जो है अपनी रचना में जो युद्धों का सजीव वर्णन किया। थर्ड देखते हैं वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। इस काल में कौन सी प्रधानता थी? वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। वीर तो थी साथ में जो है श्रृंगार रस की भी प्रधानता थी। तो आगे लिखा है कि इन वीर गाथा में वीर तथा श्रृंगार रस का अद्भुत सम्मिश्रण है। कि जो ये विशेषता है थर्ड वाली, इसमें जो है वीर गाथा काल में क्या था? वीर तथा श्रृंगार रस का अद्भुत यानी जो इनका सम्मिश्रण है, इन दोनों ही रसों का जो है सम्मिश्रण है, यानी दोनों ही रस जो है मिले जुले हैं, इसमें जो है इसकी ये प्रधानता थी। अब बात करते हैं फोर्थ, संकुचित राष्ट्रीयता। संकुचित राष्ट्रीयता वो होती है मतलब लज्जित, एक तरीके से ये देखा जाए कि संकोच युक्त, यानी जो है संकोच में रहना, इसकी जो राष्ट्रीयता थी वो ऐसी थी। मतलब देश के प्रति जो इनकी राष्ट्रीयता थी पर जो है आपको इनको संकोच हो कि ये जो इन्होंने लिखा है या किया है वो सही है कि नहीं है। तो आगे लिखा है कि यहाँ चारण कवियों ने केवल अपने आश्रित पर ही गुणगान किया, आता नहीं आएगा, आश्रित पर ही गुणगान किया। तो इस काल के जो चारण कवि थे उन्होंने क्या किया कि केवल अपने आश्रित पर ही गुणगान किया, जिन्होंने उन्हें आश्रय दिया था सिर्फ उनके बारे में जो इनका गुणगान किया। और आगे ये लिखा है कि देशद्रोही जयचंद्र का भी पेट के कारण गुणगान किया। आगे ये लिखा है कि देशद्रोही जयचंद्र का भी पेट के कारण गुणगान किया। मतलब ये है कि जो देशद्रोही जयचंद्र था वो क्या था? देशद्रोही था, देश के प्रति जो वो समर्पित नहीं था। जबकि क्या था? जयचंद्र क्या था? देशद्रोही था। फिर भी जो है इसके बारे में जो है इनके कवियों ने जो है इसका गुणगान किया। जो है इसलिए इनकी जो है इनकी राष्ट्रीयता पर हमें संकोच करना पड़ा, क्योंकि इनकी राष्ट्रीयता पर हम भरोसा नहीं कर सकते ना, इसलिए संकोच क्यों, क्योंकि वो तो देशद्रोही था, फिर भी इन्होंने इसका गुणगान क्यों किया, इसलिए। तो जो मैंने आपको 4 विशेषता बताई है, तो जितने नंबर का जितना क्वेश्चन पूछा जाए आप उतने नंबर के हिसाब से उतनी विशेषताएं लिखिए। आपसे 2 नंबर का पूछा जाए तो 2 पॉइंट लिख लीजिए, अगर आपसे 4 नंबर में पूछा जाता है तो 4 पॉइंट लिख लीजिए। इनकी जो है थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखिए, वो जो ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इनके कवियों की और इनकी रचनाओं की। वीर गाथा काल की रचनाएं, प्रमुख कवि और रचनाएं। तो प्रमुख कवि कौन कौन से? चंद बरदाई, जिन्होंने क्या लिखी? पृथ्वीराज रासो। नरपति नाहल ने लिखी है बिसलदेव रासो। अमीर खुसरो ने लिखी है पहेलियां तथा गीत। राजशेखर ने क्या लिखा? संदेश रासक। को कम से कम ये 4 तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप 1-2 भूल जाए, तो कम से कम 2 तो आपके दिमाग में रहना चाहिए, इसलिए 4 आप याद रख लीजिए। तो ये चारों जो है आप याद रख लीजिए कि प्रमुख कवि कौन से और इनकी रचना क्या है। तो हमने जो है इसका पहला जो युग था आदिकाल, इसे जो वीर गाथा काल भी कहते हैं, इसके बारे में हमने कम्प्लीटली पूरा पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे दूसरा युग है, वो क्या है? भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल। जो है इसे एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। भक्ति काल था उसको क्या बोलते हैं? स्वर्णिम काल। क्यों बोलते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगी। इसको जो है भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सगुण धारा, दूसरा है निर्गुण धारा। तब भक्ति काल में जो इनकी भक्तियाँ थी इनको 2 भागों में बांटा गया, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सगुण धारा और निर्गुण धारा होती क्या है। सगुण धारा वो होती है कि यहाँ लिखा है भक्ति काल की इस काव्य धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का वर्णन किया है। इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस काल के जो कवि थे ना, उन्होंने जो है ईश्वर की जो भक्ति है वो कैसे की? तन और मन से जो है ईश्वर की जो है भक्ति की है। साकार रूप मतलब वो होता है जिनका आकार हो, यानी जैसे भगवान दिखते हैं वैसे ही जो है उनकी आराधना उन्होंने की है, उनकी भक्ति जो है उन्होंने की है। इस काल के कवियों ने जो इन्हें 2 भागों में वर्गित किया है। आधों ने की राम भक्ति शाखा, आधों ने कृष्ण भक्ति शाखा को जो है अपना आधार बताया, मतलब उनके माध्यम से जो है भक्ति काल को बताया गया है। राम भक्ति शाखा में क्या है कि इस शाखा में राम के जीवन के चरित्र को आधार बनाया गया है। नाम से समझ में आ रहा है आपको, राम भक्ति शाखा यानी राम के जीवन के जो चरित्र था उसको जो है आधार बनाया गया। इनके माध्यम से समाज को आदर्श मूल्यों, शस्त्र गुणों, सामाजिक पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा देने का प्रयत्न किया।
हम लोगों को क्या बताया गया, राम जी के जो जीवन के बारे में वो बताया गया। उनके माध्यम से हमें बताया गया कि वो कितने चरित्रवान थे, हमें कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इन सब की शिक्षा जो है राम भक्ति शाखा से हमें दी गई है। राम जी के जीवन से जो है हमें ये शिक्षा मिली है। किसमें आता है, ये सगुण धारा का पहला पॉइंट है। ये जो है सगुण धारा को भी 2 भागों में बांट दिया था। पहला तो राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। जिन्होंने राम भक्ति शाखा में लिखा है, जिनके द्वारा हमें पता चला कि क्या है, तो उनके कवि देख लेते हैं और उनकी जो है रचनाएं देख लेते हैं। इसमें कौन है, तुलसीदास है, जिन्होंने क्या लिखी, रामचरितमानस, जिसके द्वारा हमें राम जी के जीवन के बारे में पता चला। दूसरे अग्रदास, जिसने अष्टयाम लिखी। तीसरे नाभादास, जिनने भक्तमाल लिखी। और चौथा है केशवदास, जिन्होंने रामचंद्रिका लिखी है। तो ये जो है किसके कवि है, ये राम भक्ति शाखा के जो है कवि है। आपको सिर्फ 2 ही याद रखने बहुत है। सगुण धारा को 2 भागों में बांटा गया। अब पहला था जो राम भक्ति शाखा, अब दूसरा देखते कृष्ण भक्ति शाखा में क्या हुआ था। आदो ने क्या किया था, आदो ने कृष्ण भक्ति शाखा का जो महत्व दिया था, उन्होंने हमें कृष्ण के बारे में बताया था। कृष्ण भक्ति शाखा में क्या लिखा है कि कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर काव्य रचना की गई। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। कृष्ण भक्ति यानी जिन्होंने हमें कृष्ण के चरित्र का आधार बनाकर बताया, वो कृष्ण भक्ति शाखा में आ गए। और उनके कवि और रचना ये नीचे दिए हैं कि सूरदास ने क्या लिखी, सूरसागर। मीराबाई ने क्या लिखी, मीराबाई की पदावली। खान ने क्या लिखी, प्रेम वाटिका। इसमें आपको बस इतना पता है, सगुण धारा को 2 भागों में बांटा गया है। राम भक्ति शाखा में राम जी के जीवन का और कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण जी के जीवन का, बस इतना ही है। और आपको 2-2 कवि याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं निर्गुण धारा की। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जिन कवियों ने ईश्वर को निराकार रूप में अपने काव्य में स्थान दिया है, उन्हें निर्गुण धारा के कवि के रूप में जाना जाता है। इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। गुण से आपको समझ में आना चाहिए, जिन्होंने निराकार रूप, जिसका मतलब कोई रूप नहीं होता, ऐसे जो है ईश्वर को माना है, मन से माना है, तन से नहीं माना। इसे भी क्या है 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ज्ञान मार्गी शाखा। अब इसको देख लेते हैं। क्या है कि ज्ञान को ही ईश्वर तक जाने का मार्ग मानकर जिन्होंने काव्य साधना की है, वे ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। उन्होंने ईश्वर की भक्ति को कैसे माना है कि हम ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो इन्होंने ऐसे जो काव्य थे उसकी साधना की, यानी उसे रचा है। तो वो क्या है, ज्ञानश्री शाखा के कवि। ज्ञानश्री इसलिए बोला है क्योंकि वो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि है ये सब। इस शाखा के जो है प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं देख लेते हैं। जैसे कौन है कवि, वो कबीरदास है, जिन्होंने बीजक लिखी है। रैदास है, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब लिखी है या गुरु नानक लिखी है। उन्हें ज्ञान के द्वारा जो है ईश्वर तक जाने का मार्ग पाया है। वो किस में आ गए, ज्ञान मार्गी में। अब देखते प्रेम मार्गी में क्या है। इधर है क्या लिखा है कि जिन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोलना चाहा, वे कभी प्रेमश्री शाखा के अंतर्गत परिगणित होते हैं। मतलब ये है कि जिन्होंने जो है प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना चाहा है, यानी ईश्वर की भक्ति करना चाहा है, तो वो किस में आ गए, वो प्रेम मार्गी शाखा में आ गए। तो बस इसे समझना है और बस लिखना है इसके बारे में। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं देख लेते हैं। प्रेम मार्गी के कौन है, पहला है मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने क्या लिखी, पद्मावत लिखी है। शेख रहीम ने क्या लिखी, नसीर लिखी है। को पता चल गया सगुण धारा निर्गुण धारा क्या होती है। दोनों को 2-2 भागों में बांटा गया है। देख लेते कि भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहला बोल रहा है कि साकार एवं निराकार ब्रह्म की उपासना, यानी सरगुण और निर्गुण ब्रह्म की उपासना की उन्होंने। किसी ने जो है उन्हें सामने से ही मान लिया और किसी ने मन से उन्हें माना है। सेकंड क्या है, रहस्यवादी कविता का प्रारंभ। इधर से ही जो है किसका आरंभ हुआ था, रहस्यवादी कविता का आरंभ शुरू हो गया था। तीसरा बोल रहा है आध्यात्मिकता और सदाचार प्रेरणा। तो इस काल से किसकी प्रेरणा मिली, आध्यात्मिकता, सदाचार की प्रेरणा मिली। आध्यात्मिकता वही क्योंकि भगवान की भक्ति की है तो उससे अध्यात्म मिला, और सदाचार भी उन्हीं से मिला क्योंकि भगवान के बारे में जो है हमें बताया गया, उनके जीवन के बारे में। चौथा बोल रहा है कि लोक कल्याण के पद पर काव्य का चरमोत्कर्ष। कल्याण यानी हमारी भलाई के लिए जो है इन्होंने काल के जो कवि थे, यानी भक्ति काल के जो कवि थे, उन्होंने क्या किया, काव्य का चरमोत्कर्ष। काव्य का चरमोत्कर्ष यानी होता है काव्य की विकास एवं उन्नति की। इस काल के जो कवि थे उन्होंने क्या किया, काव्य के विकास की, उन्नति की, उसे एक
उच्चतम स्थान पे पहुंचाया। चरमोत्कर्ष यानी चरम बिंदु यानी उच्चतम स्थान पे पहुंचा दिया। वो काव्य के माध्यम से जो हमें बताना चाहते थे वो उन्होंने हम सब तक हमें पहुंचा दिया। पहले बात करते कि भक्ति काल को जो है भक्ति काल क्यों कहा गया। क्या होता है कि इस काल की समय सीमा विद्वानों द्वारा, इस काल की जो समय सीमा कितनी है, संवत 1375 से जो है 1700 तक मान्य है। आपको इसकी समय सीमा याद रखनी है कि कितनी 1375 से हुई थी, संवत जरूर लिखना, और 1700 तक। आगे ये लिखा है कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अंत विरोधों से परिपूर्ण होते हुए भी इस काल में भक्ति की ऐसी धारा प्रभावित हुई कि विद्वानों ने एक मत से इसे भक्ति काल कहा। काल में ऐसा हुआ था कि यहाँ पे जो है राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक ये सब चीज़ें होने के बावजूद, ये सब चीज़ें इस काल में थी, लेकिन इन सब के होने के बावजूद यानी इन सब के बाद भी जो है भक्ति की ऐसी धारा, यानी जो यहाँ के कवि थे उन्होंने भक्ति की ऐसी धारा प्रभावित की कि ऐसा उनके बारे में लिखता, भक्ति के बारे में, कि इस काल को जो है भक्ति काल माना गया या कहा गया। इस काल के जो कवि थे उन्होंने भक्ति को जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया, उन्होंने भक्ति के बारे में इतना कुछ लिखा वगैरह, तो इस वजह से जो है इस काल को भक्ति काल कहा गया। बात करते हैं कि जो भक्ति काल है उसको जो है स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है या स्वर्णिम काल क्यों कहा गया है। इसका आंसर बहुत ही आसान है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग है। इसी काल में सभी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि और सर्वश्रेष्ठ रचनाएं मिलती हैं। यही कारण था कि भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। काल में क्या हुआ था कि सर्वश्रेष्ठ कवि कौन कौन से, केशव दास जी, सूरदास जी, मीराबाई, तुलसीदास जी, इन्होंने जो है सर्वश्रेष्ठ रचनाएं लिखी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, ऐसे ही सब ने जो है अपनी अपनी श्रेष्ठ रचनाएं लिखी हैं। तो इस वजह से जो है भक्ति काल को क्या स्वर्ण काल कहा गया, क्योंकि इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ कवि हुए थे और उनकी जो रचनाएं थी वो भी क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। तीसरे युग को देखते हैं, रीति काल को। रीति काल, रीति का अर्थ है पद्धति, रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नय का भेद आदि काव्यांगों के विवेचन करते बताते हुए इनके लक्षण रचे गए काव्य की प्रधानता के कारण इस काल को जो है रीति काल कहा गया है। रीति का अर्थ क्या होता है, पद्धति, यानी जो सदियों से चली आ रही वो पद्धति, या इसे शैली भी कहते हैं, इसे हम लक्षण भी कहते हैं। रीति के जो है इतने सारे अर्थ होते हैं। ये लिखा है कि रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नय का भेद आदि काव्यांगों, मतलब ये सब जितने भी है रस, अलंकार, गुण और ध्वनि, इन सब के काव्यांगों के विवेचन करते मतलब तर्क वितर्क करते हुए इनके लक्षण रचे गए काव्य की प्रधानता के कारण इस काल को रीतिकाल कहा गया है। इनके जो भी लक्षण है वो काव्य में रचे गए हमारे, तो उसकी जो प्रधानता है उसके कारण जो है रीतिकाल कहा गया है। आगे लिखा है कि रीति ग्रंथों, रीति काव्यों तथा अन्य प्रवृत्तियों के कवियों की रचनाओं में भी श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण, अब जो भी हमारे रीति ग्रंथ हैं और जो भी हमारे रीति काव्य हैं या कोई भी और अन्य रचनाएं हमारी, क्या होता है इन कवियों की जो भी रचनाएं उसमें क्या होता है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, इसलिए इस काल को क्या कहते हैं, इसलिए इस काल को जो है श्रृंगार काल भी कहा जाता है। आपको इसे याद नहीं करना, आपको बस इसे समझना था कि इसमें क्या है। रीति काल की विशेषताएं देख लेते। पहला है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, मतलब प्रकृति का जो है उत्तेजित रूप में जो है चित्रण किया। में क्या किया, ब्रज मिश्रित अवधी भाषा का जो है प्रयोग किया। तीसरा है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, इस काल में क्या है, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। नीति और भक्ति संबंधित काव्य रचनाएं, इस काल में नीति और भक्ति से संबंधित क्या लिखी, काव्य रचनाएं। पांचवा है मुक्तक काव्य रचनाएं, इस काल में जो है मुक्तक काव्य रचनाएं लिखी गई। अब इसके कवि और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। आपको सिर्फ 4 ही याद रखने हैं, तो 2 ही बहुत रहते, पर आप भूल ना जाए इसलिए आप 4 ही याद रखिए। पहले हैं घनानंद जिसने सुजान सागर लिखी, दूसरे हैं केशव दास जिन्होंने कवि प्रिया और रामचंद्रिका लिखी, जो तीसरे हैं पद्माकर जिनने पद्माभरण लिखी है, और चौथे हैं भूषण जिसने शिवराज भूषण लिखी, और पांचवें हैं बिहारी जिन्होंने बिहारी सत्सई लिखी है। छठे हैं रसनिधि जिन्होंने विष्णुपद कीर्तन लिखा है। आपको जो है कोई 4 ही याद करने, आप कोई से भी कर लीजिए।
तो आज हमने जो ये तीनों युग के बारे में पढ़ लिया। हमारा एक युग बचा है आधुनिक काल। ये जो है हम इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। जो इनकी विशेषताओं पे ज़्यादा ध्यान देना और इनके कवियों पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि यही पूछेंगे कि विशेषताएं लिखिए और इनके कवि लिखिए, उनकी जो है रचनाएं लिखिए। आपसे जो है 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।